स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये एक स्पेशल एपिसोड जिसमें कि आयोग के द्वारा पूछी गई विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं उस पर हम लोग यहां चर्चा करते हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मौर्य वंश को मैं पढ़ा चुका हूं और उस पर आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही, इसके लिए भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्योत्तर काल में आज हम लोग जो है देखेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर की चर्चा होगी, जैसे अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध था, यहां बौद्ध मूर्तियों को किस आतंकवादी संगठन के द्वारा तोड़ दिया गया, या वो कौन सा चाइनीज जनरल जिसको भारत के सम्राट कनिष्क के द्वारा पराजित किया गया था। जैसे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज इस सेशन को शुरू करने से पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल वो टाइम पीरियड था, मौर्योत्तर काल वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान से मौर्य वंश का जो है समापन हो चुका था और हिंदुस्तान पर अब विदेशी आक्रांताओं का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान अफगानिस्तान या पाकिस्तान का क्षेत्र है उस पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा था। मौर्य वंश के समापन के साथ ही भारत में कुकुरमुत्ता की तरह छोटे छोटे दूसरे जो है राजवंशों का उदय भी होने लगा। जो विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण था उनका उद्देश्य हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है भारत को लूटना था, हिंदुस्तान से धन कमाना था और इसीलिए उनका आक्रमण हुआ। तो मौर्योत्तर काल को जो है दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक वो जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, भारत वो देश था जो आर्थिक रूप से बड़ा ही संपन्न देश था, जिसका अतीत बड़ा ही गौरवमयी था, आज भी है और यह दुनिया का दस्तूर है। आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं तो हर कोई आपके साथ बेहतर संबंध रखना चाहेगा और नहीं तो अपने लोग भी जो है बेगाने जैसे जो है व्यवहार करते हैं और नहीं तो बेगाने भी अपने जैसे व्यवहार करते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं या विपन्न हैं। विदेशी आक्रमण जो हुए उनको अगर जो है याद करना है तो उसके लिए आप एक जो है इस ट्रिक को देख सकते हैं। क्या ESPK यह है क्या? यह का मतलब भारत पर सबसे पहले जो है हिंद यवन शासकों का, इंडो ग्रीक शासकों का जो है आक्रमण होता है। उसके बाद किसका शासन जो है अटैक हुआ? तो जो है शक वंश के शासकों का अटैक हुआ। शक जो कि मध्य एशिया के रहने वाली जनजातियां थी, जबकि हिंद यवन जो है यूनान के रहने वाले वो लोग जो कि उन दिनों बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान के जो है उन क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे जो आज ईरान से लगता है। सबसे पहले कौन से आए? तो हिंद यवन आए। उनके बाद किसका अटैक हुआ था? जी हां, तब शक वंश के शासकों का अटैक हुआ। उसके बाद जो है कौन आए? तो पहलव आए थे, या इन्हीं को जो है पार्थियन भी कहा गया। पार्थियन या पहलव, इनका आगमन होता है भारत पर। और उसके बाद जो है कौन से लोग आए? तो कुषाण वंश के लोगों का आगमन होता है। कुषाण जो कि मूल रूप से चीन के रहने वाली जो है यूची जनजातियों से संबंधित थे और इनका भी भारत में आने के पीछे जो है उद्देश्य उस समय था क्या? धन प्राप्त करना। और भारत तो हमेशा से एक धर्मशाला की तरह रहा है। तब उन दिनों जो है कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई जो है राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, राजनीतिक स्थिरता का अभाव था, केंद्रीय सत्ता थी नहीं। तो विदेशी लोगों को जो है बेरोक टोक भारत में आना, यहां से मनमानी करना और यहां से वापस चला जाना, कोई उन पर जो है अंकुश लगाने वाला नहीं था। हालांकि आज भी कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है। आज तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान से एक मैडम पूरा खानदान लेकर के चली आई।
आज तो सब कुछ है। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास को दोहराया न जाए, लेकिन इतिहास का स्याह पहलू यह है कि इतिहास हमेशा अपने को जो है दोहराता है। विदेशी आक्रमण इसलिए नहीं पढ़ाए जाते हैं कि फिर भारत पर विदेशी आक्रमण हो, इसलिए पढ़ाया जाता है कि भारत पर फिर कोई जो है विदेशी आंख उठा करके जो है न देख सके। इतिहास की पहली पुस्तक ही लिखा था संस्कृत भाषा में जब वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने लिखा कि जय संहिता यानी महाभारत लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है कि मैं हस्तिनापुर की बर्बादी की कथा लिखूं। इसके पीछे बस इतना सा उद्देश्य है कि भारत में फिर कभी महाभारत न हो, फिर कभी दुर्योधन दुशासन पैदा न हो, फिर कहीं भरी सभा में किसी द्रौपदी को अपमानित न होना पड़े। लेकिन अगर आज वेद व्यास जी रहते तो टेंशन में हो जाते, कितना महाभारत लिखे। उस समय तो एक दुर्योधन एक दुशासन था, और आज समाचार पत्र उठा करके देखिए, उस समय तो एक द्रौपदी को भरी सभा में मर्यादा को तार तार करने का प्रयास किया गया, अमर्यादित किया गया। आज हालात यह है कि हम लोगों ने इतिहास से इतना सीखा है कि महाभारत से चल करके मणिपुर तक पहुंच गए। मेरे पास तो खैर शब्द ही नहीं है कि उस घटना के बारे में मैं क्या कहूं। तो इतिहास का स्याह पहलू यह है कि हमेशा जो है अपने को ये क्या करता है, दोहराता है। उन दिनों केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए जो है इन लोगों का भारत में जो है आगमन होता है। इससे पहले भी भारत में अगर जो है पूछा जाए विदेशी आक्रमण, अगर सबसे पहला पूछा जाए तो दारा प्रथम के द्वारा जो है पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? दारा प्रथम के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया, और वो भी जो है 512 ईसा पूर्व में किया गया था। उसके बाद दारा प्रथम के बाद जो सुप्रसिद्ध आक्रमण हुआ, मैंने बताया भी था आप लोगों से, सिकंदर जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक किया था। लेकिन वो मौर्य वंश से जो है, ये पहले की कहानी मैंने बताया, मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद जो विदेशी आक्रमणों का जो क्रम था वो कुछ इस तरह से रहा। और भारत में जो राजवंश जो है स्थापित हुए मौर्य वंश के बाद, उसमें जो है सबसे पहला जो राजवंश था वो जो है कौन था? शुंग वंश। मैं पिछले क्लास में बताया भी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया, और भारत पर शुंग वंश की स्थापना जो है किया गया। हालांकि ये बहुत हद तक जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, और शुंग वंश का समापन भी जो है इसके सेनापति वासुदेव के द्वारा शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी गई, और फिर जो है कण्व वंश की जो है नींव रखी गई। तो शुंग वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया भारत पर शासन करने वाला? तो जो है कण्व वंश था। और उसके बाद तो सातवाहन वंश, जिसको कि आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जो है जाना गया। तो मौर्य वंश के समापन होने के बाद भारत पर सबसे पहले शुंग वंश जो कि पहला ब्राह्मण वंश था, उसके बाद जो है कण्व वंश, और सबसे बाद में जो है सातवाहन वंश का उदय होता है। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि मगध पर शासन करने वाले जितने भी राजवंश थे उनको इस सूत्र के साथ जो है आप याद कर सकते हैं। कौन से? इस सूत्र के साथ, इस ट्रिक के साथ जो है इनको याद कर सकते हैं। बहुतेरों को तो जिंदगी भर न भूलें। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश जो था, ह का मतलब है क्या? हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। सी का मतलब क्या है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न का मतलब क्या? नंदवंश। नंदवंश। मा का मतलब क्या है? मौर्य वंश। मौर्य वंश। शु का मतलब क्या है? शुंग वंश। का मतलब क्या है? कण्व वंश। और सात का मतलब क्या है? सातवाहन वंश। और आपको बता दें कि मौर्य वंश से पहले ये जो तीन राजवंश रहे थे, इसको प्री मौर्यन एरा या पूर्व मौर्य वंश काल के नाम से जाना गया, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और मौर्य काल के बाद जो तीन वंश आपको जो है दिख रहे हैं वो है शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश।
शुरू करते हैं इससे संबंधित जो है प्रश्नों का विवेचना। उससे पहले बता दें कि हर्यक वंश की स्थापना जो है किया था वो किसने किया? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार के द्वारा जो है किया गया, जिसे श्रोणिक के नाम से भी जो है जाना गया। इस वंश का जो अंतिम शासक रहा था उसका नाम था जो है नागदशक, और नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा जो है कर दी गई और शिशुनाग वंश की स्थापना जो है किया गया था। मौर्य वंश में पढ़ा चुका हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। शुंग वंश जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और कण्व वंश जो है वासुदेव के द्वारा, सातवाहन वंश जो है शिमुख के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। शुरू करते हैं आज के जो है प्रश्नों का सिंहावलोकन। और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क मैंने बताया था अभी कि भारत पर आक्रमण करने वाले जो है मौर्योत्तर काल में जो राजवंश थे उनमें सबसे पहला जो राजवंश था, अभी मैंने बताया कि कौन थे। तो हमेशा इसको आप याद रखें, यस पीके। यस का मतलब कौन, यह का मतलब कौन। हिंद यमन लोगों ने अटैक किया था, फिर जो है शक वंश के लोगों ने, फिर जो है पहलव, पार्थियन, और सबसे बाद में कौन से? कुषाण। और कुषाण वंश का भारत में स्थापना किया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था कुजुल कडफेसिस। क्या नाम था? कुजुल कडफेसिस। कुजुल कडफेसिस के द्वारा जो है कण्व वंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था क्या? विम कडफेसिस। विम कडफेसिस ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की थी। और उसके बाद जो है इसके बाद अगला उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम है कनिष्क, जिसके शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि कनिष्क ने जो है भारत पर कब तक 78 से लेकर 105 तक जो है शासन किया था। हालांकि कुछ किताबों में इसको लेकर के कुछ भ्रामक तथ्य भी मिलेंगे। कहीं कहीं लिखा है कि नहीं, इसने जो है 125 से 150 तक जो है शासन किया था, लेकिन ये ज्यादा जो है बेहतर प्रतीत होता है। आयोग ने भी इसको जो है सही माना है। तो आपसे पूछा जाए कि कनिष्क के द्वारा किस चाइनीज जनरल को पराजित किया गया था? दरअसल कनिष्क जो है चीन की रहने वाली यूची जनजातियां थी। इसके पीछे क्या रीजन था उसको भी बता देते हैं। यूची जनजातियों में से ही जो है बिलोंग करने वाला एक राजवंश था। जब चाइना से, चीन से यूची जनजातियों को पराजित करके बेदखल कर दिया गया था, तो उसका एक जो आप कह लें शाखा भारत में आई, और वो कुजुल कडफेसिस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना किया जाता है। जब भारत में कुषाण वंश के राजा सशक्त हो गए तो चाइना के उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको वहां से बाहर कर दिया था, उनको ये एहसास कराने के लिए कि देखो अब मेरी औकात ये है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने यहां के जो है शासक को पत्र लिखा, वहां के सेनापति को, और जो है वहां की राजकुमारी के सामने जो है इसने शादी का प्रस्ताव रखा। उन दिनों लड़ाइयां इसलिए भी हो जाया करती थी, हालांकि आज भी हो जाती हैं, लेकिन तब कुछ और मामला हुआ करते थे। कनिष्क के इस शादी के प्रस्ताव का चाइनीज का जो जनरल था, सेनापति था, हनी वंश का जो शासक था, उसने जो है नकार दिया। तो कनिष्क ने लिखा गया कि 7000 जो है अश्वरोहियों के साथ चाइना पर चढ़ाई किया, और भारत का पहला ये शासक था। हालांकि पहली बार ये युद्ध हार गया, लेकिन दूसरी बार जो है विजयश्री प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और जिस उद्देश्य से भारत से चाइना गया था, उस उद्देश्य में जो है ये सफल भी हुआ, यानी वहां की राजकुमारी से शादी करके उनको अपने यहां भारत ले आया। क्योंकि कनिष्क की एक राजधानी थी कहां? मथुरा, और दूसरी राजधानी जो है कहां थी? पेशावर थी। कहां थी? पेशावर थी। तो कनिष्क पहला भारतीय शासक था जिसने चीन में विजय पताका फहराई और होती नहीं होती वंश के जो है शासकों को पराजित करके, उसके सेनापति पांचाओं को जो है इन्होंने पराजित करके, और अपनी जो इच्छा थी उसे पूरा किया। वो अलग बात है कि आज चाइना वाले भारत से इतना खुश हैं, भले आंख नहीं खुलती है लेकिन आंख दिखाते रहते हैं।
बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विमकटफेसिस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त? विमकटफेसिस ने ही भारत में सबसे पहले कुषाण वंश में इसने सिक्के जारी किए। क्वाइन सबसे पहले इसी के समय से में शुरू किया गया और स्वर्ण सिक्के, सोना के सिक्के जो है इसी के समय में जो है जारी किया जाता है। हालांकि आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला जो है गोल्ड क्वाइन किसने जारी किया, तो हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। हिंद यवन शासकों ने जारी किया। तब हिंद यवन शासकों के द्वारा जो क्वाइन जारी किया गया था उसे स्टेटर कहते थे। गोल्ड क्वाइन को क्या कहते थे? स्टेटर कहते थे। स्वर्ण सिक्का जो है सबसे पहले हिंद यवन लोगों ने जारी किया। लेकिन सबसे शुद्ध सिक्का अगर पूछा जाए, शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके सिक्कों पर भगवान बुद्ध का चित्र का अंकन हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा था कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जो है इन्होंने जारी किया था। किसने? हिंद यवन शासकों ने। इसे स्टेटर के नाम से जाना जाता था। इनके जो चांदी के सिक्के होते थे, जो सिल्वर कॉइन होते थे, उसको किस नाम से जानते थे? तो चांदी के सिक्के को जो है हेमी के नाम से जाना जाता था, ड्रम के नाम से भी जाना जाता था, ड्रम के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसको ओ बालक के नाम से जाना जाता था। ओ बालक, ए बालक, ये सब सिल्वर क्वाइन हुआ करते थे। किसके द्वारा? ये हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी होते थे। लेकिन कनिष्क के द्वारा जो जारी किए गए स्वर्ण के सिक्के थे उस पर जो है भगवान बुद्ध का चित्र जो है अंकित किया गया। आपको मैं पहले ही बताया कि कनिष्क के शासनकाल में ही 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और वहीं पर हीनयान और महायान अपने प्रभाव में आए। या कह लें कि हीनयान और महायान जो है पूरी तरीके से वहां पर प्रभावी हो गए थे। महायान का उदय, महायान शाखा का उदय वहीं से होता है और महायान शाखा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का ही जो है पूजा किया जाता है। भगवान बुद्ध को देवता का जो है स्वरूप यहीं पर जो है दिया गया था, कुषाण वंश के शासकों ने ही दिया। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति कुषाण वंश के शासकों के कार्यकाल में ही मथुरा मूर्ति कला के तहत जो है तैयार किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जो है दूसरा विकल्प सही होगा। कनिष्क जो कि 78 ईस्वी से लेकर के 105 ईस्वी तक जो है शासन किया था। कनिष्क जिसके शासनकाल में जब राज्याभिषेक होता है तो वहीं से शक संवत की जो है शुरुआत होती है। कब? 78 ईस्वी में शक संवत की जो है शुरुआत होती है और शक संवत को जो है 22 मार्च वर्ष 1957 को भारत सरकार के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? जस्ट मैंने अभी बता दिया। शक संवत की शुरुआत जो है होती है कब? 78 ईस्वी से। ऐसी मान्यता है कि ये कनिष्क का जो है राज्याभिषेक का जो है वर्ष रहा होगा। हालांकि कुछ जो है पुस्तकों में इसे दिया गया है कि नहीं, उसका ये जन्म वर्ष था 78 ईस्वी, लेकिन आयोग के द्वारा जो है माना गया कि नहीं, ये इसका राज्याभिषेक का जो है ये दौर था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है और इसे अभी मैंने बताया था कि 22 मार्च वर्ष 1957 को आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा इसे अपना राष्ट्रीय कैलेंडर जो है घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम है? अभी जस्ट इस सेशन को शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि आप याद रखें क्या, यस पीके सबसे पहला जो है अटैक किया था जो है इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन लोगों ने, उसके बाद शक लोगों ने, पार्थिव आए, उसके बाद जो है कुषाण आए थे।
तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में यूनानी, शक, कुषाण यानी पहला विकल्प सही होगा। यहां पार्थियन या पहलव की जानकारी नहीं दी गई है या कहने के विकल्प में उल्लेख नहीं किया गया है, तो पहला विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह वैसे तो भारत में वैदिक काल में भी ये प्रथा का उल्लेख जो है जहां तहां मिलता है। शूद्र लोगों में बाल विवाह उन दिनों तब उसका स्वरूप अलग हुआ करता था जब बाल्यावस्था में किसी लड़की की शादी हो जाती थी। शादी के बाद भी जब तक वो युवा अवस्था में न पहुंच जाए तब तक अपने पिता के घर में ही रहती थी, यानी अपने मायके में रहती थी। लेकिन बाद के दिनों में जब भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, विदेशी आतताइयों का भारत पर जो है अटैक होने लगा, तो भारत की परंपरा के विपरीत विदेशी ताकतें जब किसी भारतीय राजा को पराजित कर देती थीं, तो सबसे ज्यादा जो है ज्यादती होती थी निर्दोष उन लोगों पर जिनका जो है उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता था। और उनमें भी सबसे ज्यादा जो है ज्यादती होती थी महिलाओं के साथ। इसीलिए कालांतर में मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके कि भारत में जौहर प्रथा, सती प्रथा भी इन्हीं विदेशी ताकतों के आक्रमण की वजह से ही भारत में उत्पन्न हुई। बहरहाल भारत में बाल विवाह का जो है लिखित प्रमाण जो मिलता है वो कुषाण वंश से जो है प्राप्त होता है, एक सामाजिक बुराई के रूप में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, कौन सा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कुषाण काल में ही ये प्रथा अपने अस्तित्व में आई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रैवतक अभिलेख में नहीं है? कनिष्क जिसका शासनकाल जो है कहा जाता है कि कनिष्क जो है मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का भारत, नेपाल जैसे देशों तक जो है इसका साम्राज्य था। तो मध्य एशिया, भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीप सहित मध्य एशिया के देशों पर इतने विशाल जो है क्षेत्रों पर जो है कुषाण वंश के शासकों ने साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन इनकी जो अंतिम सीमा रही थी वो पाटलिपुत्र जो है रही थी। श्रावस्ती जो कि उस समय कौशल की राजधानी थी, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है, और इसका कहीं भी रैवतक अभिलेख में उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी चंपा, पाटलिपुत्र, कौशांबी उन दिनों जो है आज वर्तमान हमारे प्रयागराज के बगल में स्थित क्षेत्र है। आपका पाटलिपुत्र जो कि मगध की जो है राजधानी थी, चंपा जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो कहने का मतलब कि जो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, ये इसके साम्राज्य से जो है अभी अछूता रहा था। रैवतक अभिलेख ये है कहां पर, ये कहां पर स्थापित है? तो आज ये पड़ता है कहां पर? अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में जो है स्थित है। किस भाषा में लिखा गया? तो यूनानी में जो है इसको लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक तांबे के सिक्के यानी कॉपर कॉइन, तांबे के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने ही जारी किया।
कुषाण वंश के शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के नहीं जारी किए गए थे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। भारत में सबसे पहले गोल्डन कॉइन किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीक लोगों के द्वारा ही सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे। गोल्डन कॉइन इन लोगों के द्वारा ही जारी किया गया, लेकिन सबसे शुद्ध जो है सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जो है जारी किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? आपके ऑप्शन दे रहा है, पहला अश्वघोष, दूसरा चरक, तीसरा नागार्जुन या चौथा पतंजलि। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कनिष्क के दरबार में उन दिनों महारत्न को रखने की परंपरा थी। विद्वान लोगों को जो है, दरबारियों को जो है, इन्होंने अपने दरबार में प्रश्रय दिया था और उसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, लेकिन पतंजलि इनके दरबार में नहीं रहा करते थे। किसके दरबार में थे? पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इसी पतंजलि की देखरेख में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराए गए थे, जिसका प्रमाण अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव के द्वारा या धर्मदेव के द्वारा स्थापित कराया गया था। बहरहाल अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, इनके अलावा वसुमित्र भी इनके दरबार में रहते थे। सुश्रुत भी इन्हीं के जो है दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे, जो कि उस समय के चिकित्सक थे। इनको भारत का पहला जो है सर्जन, शल्य चिकित्सक माना जाता है। इसके अलावा पार्श्व भी किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ, कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। क्या? अचानक से पावा। अ का मतलब क्या है? अश्वघोष। चा का मतलब क्या है? चरक। न का मतलब क्या है? नागार्जुन। क का मतलब क्या है? कनिष्क। इन्हीं के तो दरबार में ये लोग रहते थे। से का मतलब क्या है? सुश्रुत। पा का मतलब क्या है? पार्श्व। वा का मतलब क्या है? वसुमित्र। और ये सब के सब किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ, कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिनकी राजधानी मथुरा और पुरुषपुर थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? आपके विकल्प हैं सुश्रुत, वाग्भट, चरक, जीवक और अंतिम दिया है चरक एवं जीवक। तो आपको बता दें कि जीवक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? बिंबिसार की हत्या जब कर दी गई अजात शत्रु के द्वारा, तो अजात शत्रु के दरबार में भी इन्होंने जो है सेवाएं दी। अजात शत्रु मारा गया किसके द्वारा? उदाइन के द्वारा। इसीलिए तो इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। उदाइन के समय में भी कुछ समय तक जो है ये राजवैद्य रहे थे। कौन? जीवक। तो हमेशा जो है इस बात को जो है याद रखेंगे। पिछले दिनों किसी स्टूडेंट ने इस पर जो है कमेंट भी किया था कि ये बिंबिसार के दरबार में जो है रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल बिंबिसार के भी दरबार में रहे, राजवैद्य अजात शत्रु के भी दरबार में रहे और अपने मृत्यु तक जो है उदाइन के भी दरबार में रहे थे। जैसे कौटिल्य, चाणक्य, नंदवंश के शासकों के यहाँ भी प्रधानमंत्री रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके भी प्रधानमंत्री रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंबिसार आता है, इवन दैट अशोक तक वो रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जीवक जो कि एक गणिका पुत्र थे और इनकी माता का नाम था सागरिका। क्या नाम था? सागरिका। एक और नाम इनकी माता का जो है मिलता है। सागरिका ने इनको जन्म देने के बाद फेंक दिया था, कूड़ेदान पर फेंक दिया। वो उन दिनों की परंपरा हुआ करती थी कि राजमहल में रहने वाली वो महिलाएं
जो मनोरंजन के लिए रखी जाती थी, जिनका काम ही नाचना गाना, इसके अलावा उनके संबंध भी बिल्कुल सम्राट के साथ वैसे होते थे जैसे पति पत्नी के। वो अलग बात थी कि इन लोगों की जो है सम्राट के साथ, राजा के साथ जो है शादी विवाह नहीं होता था। लेकिन जो पुत्र पैदा होता था वो आगे चल करके साम्राज्य के लिए समस्या न बन जाए, इसलिए उन दिनों के ये नियम हुआ करते थे कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो उस गणिका को या तो फेंक देना पड़ता था, उस बालक का परित्याग कर देना पड़ता था, और नहीं तो राजप्रसाद छोड़ देना पड़ता था। इनकी माता जिन्होंने इनका परित्याग कर दिया, फेंक दिया कूड़ेदान में, तो बिंदुसार का बेटा अभय कुमार ने उस बालक को फिर जो है वहां से उठवाया और उसी के देखरेख में उस बालक की परवरिश हुई, जो आगे चल करके वो बालक तक्षशिला में पढ़ा और वही जीवक के नाम से जाना गया। जो महात्मा बुद्ध का भी जो है व्यक्तिगत चिकित्सक रहे थे। कौन? जीवक। तो जीवक को कहां पर जो है विद्या अध्ययन किए थे? जी हां, तक्षशिला विश्वविद्यालय में किए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जी को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय के नाम से जो है जाना जाता है। उसके अलावा चरक ने भी जो है कहां पर ज्ञान प्राप्त किया या कहां पर पढ़ाई किया था? तक्षशिला में जो है पढ़ाई किया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। चरक, अभी मैंने बताया, कनिष्क के दरबार में रहते थे, जबकि जीवक बिंबिसार के जो है दरबार में इन्होंने राज वैद्य की भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है हम लोग अवलोकन करते हैं। सुश्रुत भी एक चिकित्सक थे, लेकिन इनका विद्या अध्ययन कहा जाता है काशी में हुआ था, न कि जो है तक्षशिला में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान, बता दें कि अफगानिस्तान को महाभारत काल में गांधार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गांधार के नाम से जाना गया। इसे खुरासान के नाम से जाना गया, खुरासान के नाम से जो है जाना गया। और भगवान बुद्ध की खड़ी मुद्रा में जो पहली मूर्ति बनाई गई थी, गांधार मूर्ति कला के तहत ही कनिष्क के शासनकाल में बनाई गई। हालांकि गांधार कला में भगवान बुद्ध की खड़ी मुद्रा और बैठी मुद्रा दोनों में मूर्तियां बनाई गई। वही स्थिति जो है मथुरा मूर्ति कला में भी रही थी। पहली मूर्ति मथुरा मूर्ति कला के तहत बैठी हुई मुद्रा में बनी। भगवान बुद्ध की दो मूर्तियां जो है बनाई गई थी। कहां पर? हिंदुकुश पर्वत में। हिंदुकुश पर्वत आज भी अफगानिस्तान में पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत, जिसका नामकरण कहा जाता है कि सिकंदर के द्वारा जो है किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश थे, जिनका ये राजकीय क्षेत्र था, और उन्हीं के नाम पर जो है इसको हिंदुकुश के नाम से जो है जाना गया था। यहां पर बामियान में दो मूर्तियां थी भगवान बुद्ध की। एक जो है 35 मीटर ऊंची थी और दूसरी जो है 53 मीटर ऊंची थी। लेकिन कालांतर में वर्ष 2000 ईस्वी में जब अफगानिस्तान पर आतंकवादी ताकतों का जो है प्रभाव बढ़ा, तो उन्होंने डायनामाइट लगा करके और इसे उड़ा दिया था। तो बामियान किसके लिए जाना जाता था? भगवान बुद्ध की मूर्ति के लिए जाना जाता था, जिसको बाद के दिनों में जो है वहां की सरकारों ने समाप्त कर दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश, जिसकी राजधानी जो है काबुल है, काबुल नदी के तट पर स्थित है। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। इनकी जो करेंसी है वो है दिनार, और इनकी संसद को सोरा के नाम से जानते हैं। सोरा के नाम से जानते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए भी प्रसिद्ध जो ये घटना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में इस तरह की फिर घटनाएं अफगानिस्तान में हो रही हैं, जहां दूसरे धर्म के लोगों के धर्म स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। क्यों? इस समय वहां तालिबानियों का शासन है। तालिबान का शाब्दिक अर्थ तो होता है छात्र, विद्यार्थियों का समूह, लेकिन विद्या और विद्यार्थी जैसी कोई बात ही नहीं है। वो तो सीधा विद्या की अर्थ ही उठा रहे हैं सब वहां। और भारत सरकार
के इनकार कर देने की वजह से अभी अफगानिस्तान का दूतावास भारत में पूरी तरीके से बंद हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन शासक शीशे के सिक्के स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किया था। लेड क्वाइन इसी ने जारी किया। हिंद यवन शासकों ने ही भारत में सबसे पहले गोल्डन क्वाइन जो है जारी किया। कितनी बार बताया, स्वर्ण सिक्का जारी किया, स्वर्ण सिक्के जारी किए। लेकिन इन सिक्कों को जो है आप कह लें कि लेन देन के लिए, आर्थिक क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले इस्तेमाल जो है किए जाने की परंपरा जो है कुषाण वंश के शासकों ने शुरू किया था। और जो लेड क्वाइन था उसको खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल करने के लिए जो है सबसे पहले जारी किया सातवाहन वंश के लोगों ने। किस वंश के लोगों ने? सातवाहन वंश के लोगों ने। लेकिन श्री गणेश किसने किया था? हिंद यवन शासकों ने ही जो है किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जब भारत में हिंद यवनों का जो है अटैक हुआ तो डेमेट्रियस जो है ये पहला व्यक्ति था जिसने कि अपना शासन जो है पाकिस्तान वाले बेल्ट में स्थापित किया और शाकल को अपनी जो है राजधानी बनाई। किसने? डेमेट्रियस ने। इसी वंश का ये व्यक्ति था जिसका नाम था जो है मिनांडर, जो कि बौद्ध धर्म के एक धर्म भिक्षुक थे जिनका नाम था नागसेन के साथ वार्तालाप करता है कि बौद्ध धर्म क्यों बेहतर है, बौद्ध धर्म दूसरे धर्मों से क्यों अच्छा है। नागसेन और मिनांडर, जिसको कि मिलिंद के नाम से भी जाना गया, इन दोनों के वार्तालाप पाली भाषा की एक पुस्तक के रूप में जो है प्राप्त हुई, जिसे कि हम लोग मिलिंद पन्हो कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, या इनमें से कोई नहीं? आपको मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा का जो है प्राचीनतम जो अभिलेख है वो है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। और गिरनार अभिलेख को स्थापित कराने का काम जो है किया किसने था? तो आप कहेंगे कि रुद्रदामन प्रथम। किसने? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है कराया गया था। कब? 150 ईस्वी में कराया गया। संस्कृत भाषा में यह लिखा गया, यह पहला अभिलेख था और इसको चंपू शैली में लिखा गया था। कौन सी शैली में? चंपू शैली। चंपू शैली क्या होती है? तो चंपू शैली जिसमें कोई साहित्य पद्य और गद्य दोनों फॉर्मेट में जो है लिखा जाए तो उसे चंपू शैली कहा जाता है। काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम, संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है जूनागढ़ का या काठियावाड़ का रुद्रदामन का जो है अभिलेख है, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य का भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया। बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र के लोगों के पेयजल की समस्या के समाधान के लिए वहां पर एक झील बनाने का जो है आदेश दिया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने अपने पिता सुदर्शन के नाम पर वहां सुदर्शन झील का निर्माण कराते हैं। अशोक के टाइम पीरियड में उस झील से नहरें निकाली गई। अशोक के समय में वहां का राज्यपाल जो था उसका नाम तुषास्त्र था। हुड़ों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। उसने भी सुदर्शन झील पर जब क्षति हुई तो उसका निर्माण कार्य कराया। और उसके बाद शक वंश का शासक कौन? रुद्रदामन प्रथम ने भी यह कार्य किया, जब मुफ्त में उस झील का जीर्णोद्धार कराया और 150 ईस्वी में गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ में एक अभिलेख का निर्माण कराया, जो कि संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? पीछे मैं बताया भी था। कुजुल कडफेसिस, जिसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना किया। कुषाण वंश की स्थापना किया। कुजुल कडफेसिस का उत्तराधिकारी वीम कडफेसिस था, जिसने कि
सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही जारी किया। तांबे के सिक्के भी इन्हीं के द्वारा जारी किए गए, इन्हीं के द्वारा जो है जारी किया गया था। कनिष्क के समय में सर्वाधिक शुद्ध और जो है सर्वाधिक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए गए थे, और सबसे अधिक सोने के सिक्के कनिष्क के समय में जारी किया गया था। तांबे के सिक्के भी जारी किया सबसे अधिक कुषाण वंश के राजाओं ने, लेकिन चांदी के सिक्के ना, इन लोगों ने नहीं जारी किया था। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प होगा? दिए हुए प्रश्न का सही विकल्प होगा कौन सा? दूसरा। कनिष्क प्रथम, कनिष्क का ही उत्तराधिकारी जो है हुआ हुविस्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित उपयोग के लिए ये सिक्के जारी किया गया था। मैं अभी आप लोगों को बताया कि कुषाण वंश के लोगों ने जारी किया। शुरुआत किया था कि किसने? तो जो है विम कड़फेसिस के द्वारा जो है नियमित उपयोग के लिए जो है जारी किया गया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है, लेकिन सबसे शुद्ध जो है लगभग 133 ग्रेन का जो है कॉइन इनके समय में जो है जारी किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। मैंने बताया था कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण का जो क्रम शुरू हुआ वो ईरान के शासकों के द्वारा जो है किया गया था, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश रहा था, आज भी है। तब भी दुनिया का हर देश भारत के साथ जो है अपने रिश्ता रखना चाहता था, तब वो तरीका कुछ और था, और आज भी दुनिया का हर देश भारत के साथ अपने रिश्ते रखना चाहता है सिवाय पाकिस्तान के। अब तरीका कुछ और है। मैं बताया था कि अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं तो बेगाने लोग भी अपनों जैसा व्यवहार करते हैं, अगर आर्थिक रूप से आप दरिद्र हैं तो अपने भी बेगाने जैसा व्यवहार करते हैं। और ये व्यक्तियों के साथ भी लागू है, देश के साथ भी जो है लागू है। उन दिनों इन लोगों का भारत में आगमन हुआ, पहले व्यापारी के रूप में और फिर ये अत्याचारी बन बैठे, क्योंकि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी, कुछ इस प्रकार से थी। क्या? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। लेकिन हम लोग इतना हद से ज्यादा विनम्र हो गए कि हम लोगों की विनम्रता को विदेशियों ने कायरता समझा, और जो व्यापारी बन करके आए थे वो इस कदर अत्याचारी हुए कि भारत के विभिन्न हिस्सों पर जो है अपना साम्राज्य, अपना राज्य स्थापित कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, ईरान या पर्शियन शासक जिसका नाम था जो है क्या? डेरियस प्रथम, क्या होगा? जिसने इसे दारा प्रथम के नाम से भी जो है जाना गया था, दारा प्रथम के नाम से भी जाना गया। इसका अटैक जो है 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 511 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यौधेय ये पहले एक जनजातियां थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और इनका साम्राज्य भारत में पंजाब वाले क्षेत्र में रहा, जिसकी राजधानी रोहतक। उत्तर प्रदेश में खास करके पांचाल महाजनपद के अंतर्गत ने इन लोगों का जो है शासन व्यवस्था रही थी। इसके अलावा मालवा क्षेत्र पर भी इन लोगों ने शासन किया था। तो अमूमन अगर जो पूछे कि इनकी राजधानी कहां थी तो जो है रोहतक थी, और इनके सिक्के पर जो है किसका जो है चित्र जारी किया जाता था, क्योंकि ये लोग भी शैव धर्म को जो है मानते थे, और इनके सिक्के पर भगवान कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के सुपुत्र हैं, और उनकी तस्वीर जो है जारी की जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और सिक्कों की ये जो है धातुओं का ये मिलान करना है। कुषाण वंश के लोग, जी हां, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है?
तो कुषाण वंश के लोग स्वर्ण और ताम्र दोनों जो है सिक्के जारी करते थे। गुप्त वंश के लोग, जी हाँ, इन्होंने भी जारी किया था। सातवाहन वंश के लोग, जी नहीं, सातवाहन वंश के लोग स्वर्ण नहीं जारी किए, बल्कि इन लोगों ने चांदी के सिक्के जारी किए, इन लोगों ने तांबे के सिक्के जो है जारी किया, और सबसे विचित्र बात, इन लोगों ने लेड कॉइन को जो है चलन की विषय वस्तु बना दिया। लेड कॉइन, शीशे के सिक्के, जो कि हिंद यवन लोगों ने जो है शुरू किया, उसको जो है बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में लागू करने का काम, या कह लो कि शीशे के सिक्के चलाने का काम जो है सातवाहन वंश के लोगों ने किया। सातवाहन वंश जिसका उदय भारत में जो है शिमुक के द्वारा किया जाता है। शिमुक ने ही कण्व वंश के अंतिम शासक को जो है समाप्त करके भारत पर सातवाहन वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? आपके विकल्प हैं, पहला पुष्यमित्र शुंग, दूसरा चेदी वंश, तीसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी, या तीसरा सुशर्मन। आपको जानकारी के लिए बता दें, एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, यहां ब्राह्मण से मतलब जो है विद्वान है। ब्राह्मण से यहां क्या मतलब है? विद्वान। और इसका जो है उल्लेख किया गया किस अभिलेख में? तो नासिक अभिलेख में किया गया था। नासिक जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक, जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इस अभिलेख की स्थापना किसने कराया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माता थी, जिनका नाम था जो है बालाश्री, कहीं कहीं का नाम लिखेगा बलश्री, दोनों नाम मिलता है। इन्हीं के द्वारा जो है इस अभिलेख की स्थापना कराया गया था। और उसमें किसमें? नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, चेदी वंश जिसकी स्थापना महामेघवर्मन ने किया था। किसने किया था? महामेघवर्मन के द्वारा जो है किया गया था। महामेघवर्मन इसी वंश का राजा था जिसका नाम था खारवेल, और खारवेल ने ही हाथी गुफा अभिलेख की स्थापना कराई थी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना के बाद जो है ये भारत पर मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश, और जिसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले अश्वमेघ यज्ञ कराया, जिसका जो है लिखित प्रमाण अयोध्या के अभिलेख से मिलता है। सुशर्मन किस वंश का राजा था? आप कमेंट करके मुझको जो है जरूर बताना, सुशर्मन किस वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर वही बात है, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? जी हां, गौतमी पुत्र सातकर्णी से जो है संबंधित है। नासिक अभिलेख की स्थापना किसने कराया था? जी हां, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता बालाश्री के द्वारा कराया गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनकी पत्नी ने भी, इनकी पत्नी का नाम था जो है नागानिका, इन्होंने नाना घाट अभिलेख की स्थापना कराई। नाना घाट अभिलेख, और नाना घाट अभिलेख जो है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। इनकी पत्नी नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेख की स्थापना कराई गई। और नाना घाट अभिलेख भारत का पहला ऐसा अभिलेख जिससे भूमि दान करने की प्रथा का जो है लिखित प्रमाण मिलता है या अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। खास करके सातवाहन वंश के राजाओं ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है शुरू किया था। उसका उल्लेख किसमें है? नाना घाट अभिलेख में किया गया। और नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में नाना घाट दर्रे के पास, पुणे के पास जो है स्थित है।
हाथी गुफा अभिलेख, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया, हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा के उदयगिरी में स्थित है, उदयगिरी पर्वत पर स्थित है, भुवनेश्वर के पास। इसकी स्थापना खारवेल के द्वारा जो है कराया गया। खारवेल जो कि चेदी वंश का राजा था, चेदी वंश का जो है शासक था। और हाथी गुफा अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जिसमें भारत के नाम का अभिलेखी प्रमाण मिलता है। क्या? भारतवर्ष। हाथी गुफा अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जहां नहरों का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, जिसमें लिखा गया कि नंद वंश के शासक महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में नहरों का निर्माण कराया गया था। हाथी गुफा अभिलेख भारत का पहला ऐसा अभिलेख है जिससे यह प्रमाण मिलता है कि जैन धर्म के सन्यासियों को भूमि दान करने की प्रथा, भूमि यानी जमीन दान में देने की प्रथा, गांव जो है दान में देने की प्रथा सबसे पहले कलिंग में, आज के उड़ीसा में, इन्हीं चेदी वंश के शासकों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। खारवेल जिसका जो है प्रतापी शासक था। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख ये गलत हो गया। भीतरी अभिलेख जो है स्कंद गुप्त के द्वारा स्थापित कराया गया। किसके द्वारा? स्कंद गुप्त के द्वारा जो है स्थापित कराया गया। और भीतरी अभिलेख जो है कहां? भीतरी अभिलेख वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, जिसे लहुरी काशी कहा जाता है, और गाजीपुर में सैदपुर जगह है, सैदपुर के पास जो है ये भीतरी जगह है, वहीं पर भीतरी अभिलेख जो है स्थापित है, जहां से ये प्रमाण मिलता है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में जब मध्य एशिया की बर्बर जातियां हुड़ों का भारत पर अटैक हुआ तो स्कंद गुप्त ने उनको पराजित किया था। भीतरी अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। तो दिए गए प्रश्न में कौन सा पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है, तो तीसरा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि भीतरी अभिलेख जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। गिरनार अभिलेख अभी मैंने चर्चा किया, शक वंश का जो है ये राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा इसे लगाया गया। गिरनार अभिलेख भारत में संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा गया ये पहला अभिलेख था, जिस पर 3 राजवंशों का उल्लेख हुआ, विभिन्न राजाओं का उल्लेख हुआ। मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। भीतरी अभिलेख कहां पर है? गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर के लोग कौन कौन मुझको जो है देख रहे हैं, आप कमेंट में जो है जरूर लिखना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। आपको इधर दे रहा है गांधार कला। गांधार कला का श्री गणेश किसके शासनकाल में हुआ? कुषाण के शासनकाल में। गांधार कला में काला तथा सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। गांधार कला में भगवान बुद्ध की मूर्तियों का जो है निर्माण कराया गया। खास करके बैठी और जो है खड़ी मुद्रा में सबसे अधिक जो है मूर्तियां बनाई गई गांधार कला में। इसको इंडो ग्रीक कला के नाम से जानते हैं, इसे यूनान बुद्धिस्ट कला के नाम से जाना जाता है। और इस कला में शारीरिक सुंदरता पर विशेष जो है ध्यान दिया गया। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई, जिसमें जो है घुघराले बाल, पीछे जो है आभा मंडल, यानी इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई कि उन मूर्तियों पर जो है मांसपेशियों को भी जो है देखा जा सकता है। गांधार कला की जो है सबसे बड़ी जो है पहचान रही। किसके शासनकाल में? कुषाण के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। मथुरा कला भी उसी समय अपने अस्तित्व में आई। जूनागढ़ अभिलेख अभी मैंने बताया। मिलिंदपन हो मिनांडर के बीच जो है एक वार्तालाप है, ये जो है पाली भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। मिलिंदपन हो मिनांडर और नागसेन के बीच ये वार्तालाप है, नागसेन के बीच। तक्षशिला उस समय का एक विश्वविद्यालय। अब कौन सा सही है उसको देख लीजिए। एक का तीसरा सही होगा, एक का तीसरा, तो चूंकि यहां तीसरा नहीं दिया है तो ये नहीं सही होगा। क्या सही होगा? क्या हो गया? दिए हुए प्रश्न में ये तो सही नहीं हो सकता है, ये भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा। कौन सही होगा? सी विकल्प सही है। तो ये था 2020 सीरीज आज की। ये मेरा प्रयास आपकी परीक्षाओं के लिए कितना सार्थक, आपकी जो है तैयारी के लिए कितना हेल्पफुल है, प्लीज आप लोग कमेंट करके और मुझे जरूर बताइएगा।
अगर किसी तरीके का जो है आप सुधार चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके बारे में भी जो है अपना सजेशन जो है मुझको दीजिएगा और मैं उस पर अमल करूंगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर करंट अफेयर का भी सेशन जो है शुरू किया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर का सेशन शुरू किया जाए? आप लोग जरूर जो है कमेंट करना। आज इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।